सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक, जो कि काफ़ी सारे इस पे वीडियोस अभी बन रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने देखा जहाँ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फैकल्टीज, कुछ रेगुलर जो एडटेक से रिलेटेड हैं, उन्होंने वीडियोस बनाए हैं अबाउट डार्क रियलिटी ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। राइट, सो ये जो सेशन है, इसमें आई जस्ट वांट टू मेक थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे आपको इस पूरी चीज़ों को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं लेना है। आई विल बी गिविंग यू अ बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट। आपको समझ में आएगा कि इसको डार्क रियलिटी हम कब कहेंगे और कब ये आपके फेवर में काम कर सकता है। राइट, तो समझते हैं कि व्हाई इट इज बीइंग सेड एज द डार्क रियलिटी ऑफ यूजीसी नेट या जेआरएफ। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है यूजीसी नेट जो कि आपकी एलिजिबिलिटी है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरा है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि आपको फेलोशिप दिलाता है फॉर डूइंग योर पीएचडी। नाउ जो व्यूज किसी के भी रहते हैं वो थोड़े सब्जेक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, बट उसे सब जगह जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। और हम इस सेशन में समझेंगे कि आप अपनी इस यूजीसी नेट जेआरएफ की जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को शुरू करने से पहले आप ये समझिए कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, क्वालिफाई करता है और आपको देता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी फॉर व्हाट? एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। राइट, ये आपको एक जॉब दिलाने का एग्जाम ना तो पहले था ना आज है। राइट, सो इसको पहले इसको समझिए कि यूजीसी नेट हम क्यों करते हैं, कब करते हैं। मान लीजिए आपने पीजी कर लिया, किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर लिया, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर 2 में यूजीसी के नेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसमें इस एग्जाम के द्वारा आपकी प्रोफिशिएंसी स्टैब्लिश हो जाती है दो पेपर्स में। पेपर 1 जिसमें आपका रिसर्च, टीचिंग, एप्टीट्यूड और कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, और पेपर 2 जो कि आपका मास्टर का सब्जेक्ट होता है। तो ये एग्जाम आपको सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी प्रूव करके देता है। अगर आपने प्लान किया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को आगे टेकअप करना है, तो एडवाइस किया जाता है कि आप हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री, जिसको हम पीएचडी कहते हैं, उसे जरूर से अवेल करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट होने के लिए आपको पीएचडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है। राइट, तो अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है, तो अगर आप नेट के माध्यम से भी किसी जगह आपको एंट्री लेवल पे जॉब मिल जाती है, तब भी आप पीएचडी अगर करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, अब हमें जॉब मिल जाए, तो यू हैव टू सी द करंट सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले यस, देयर इज शॉर्टेज ऑफ जॉब्स, जॉब्स कम है, लिमिटेड है, बहुत दिनों के बाद आती है, और अगर हम स्टेट सेंट्रल लेवल की बात करें तो काफी लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। बट यहाँ हम गलती क्या कर रहे हैं? आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, एपीआई स्कोर होते थे। ठीक है, और इस एपीआई स्कोर के बेसिस पर होता था आपका सिलेक्शन। तो एपीआई स्कोर में आपका यूजीसी नेट को या तो 5 या 7 नंबर दिए जाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आप सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं। और अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो कई जगह 7, 8 या 10 नंबर तक दिए जाते हैं। बट सिर्फ इसी बेसिस पर तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन में आपके पीएचडी के 30 नंबर थे पहले। ठीक है, अब चूंकि ये सारे क्राइटेरिया भी रिवाइव हो रहे हैं, तो नेट क्लियर करना इज योर वन स्टेप इन मूविंग टू द डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप पीएचडी करते हैं तो वेल एंड गुड, तो आप एक कंप्लीट पैकेज हो जाते हैं कि अब आप रेडी हैं फॉर कंटेस्टिंग और टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू। साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे फील्ड को ज्वाइन करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, कल को बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो आपको अपना स्कॉलरली जो कैटेगरी होता है उसको इनरिच करना होता है। यानी कि आपको लिखने होते हैं रिसर्च के पेपर्स, और उन्हें या तो प्रेजेंट करना होता है या फिर उसको पब्लिश कराना होता है। ठीक है, उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसका अलग अलग हमें वेटेज मिलता है। तो
व्हेन वी टॉक अबाउट बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, गलती हमसे कहाँ हुई है, हमने ये डिकोड कर लिया है कि अगर हम नेट क्लियर कर लेते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, मगर और भी चीजें हैं जो आपको करके इंटरव्यू तक अपने आप को तैयार करना होता है। आप पेपर्स को प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और साथ साथ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे नॉर्मल भी, अगर किसी स्कूल टीचिंग के लिए भी अगर एडमिशन वो होती है, किसी तरह की वैकेंसी आती है, तो वहां भी आपसे टीचिंग का एक्सपीरियंस माना जाता है, राइट। एलिजिबिलिटी टेस्ट्स होते हैं। तो जो जिस लेवल का क्राइटेरिया है, क्योंकि ये आप समझिए कि ये यूनिवर्सिटी लेवल सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में आपको जाके पढ़ाना है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपने सिर्फ पीजी किया है, नेट कर लिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। बट आपके साथ जो बाकी लोग हैं, उनके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, राइट। तो उनके पास एज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इन कुछ बिंदुओं पे जरूर से ध्यान दें। साथ ही साथ बहुत जगह ये भी निकल के आता है कि जो जेआरएफ है, ठीक है, जेआरएफ के साथ भी लोगों के साथ बहुत कंसर्न्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी, इन टर्म्स ऑफ गाइडशिप्स, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने भी एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं। अगेन ये 1-to-1 एक्सपीरियंस हो सकता है और इसको हम जनरलाइज नहीं करेंगे। सो जेआरएफ अगर हम बात करें तो आपको यूजीसी की तरफ से मिलने वाली एक फेलोशिप होती है, ठीक है। अब आपको ये जो फेलोशिप मिलती है, उसको आपको यूटिलाइज करना होता है अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी किए जाते हैं, जिसको कई बार हम गलत तरीके से कोट कर देते हैं, ठीक है। आप अगर मान लीजिए आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं या टीचिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी कराई जाती हैं, और ये टू सम एक्सटेंट होनी भी चाहिए, बिकॉज ये आपका एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है, राइट। आप यहाँ पे सीख रहे हैं कि कल को जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आपको कैसे ये सारी चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि अलग से वंस यू गेट सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आपको सीधे भेज दिया जाएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। सो आपका जो जेआरएफ का सफर है, और चूंकि आपको यूजीसी एक डिसेंट स्टाइपेंड दे रही है, तो 35 से 40 हजार से शुरुआती तौर पर, और सीनियर रिसर्च फेलो जो होता है 55,000 के आसपास आपकी, अगर आपको 50 के आसपास अगर आपको फेलोशिप मिल रही है, तो एक डिसेंट अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दे रहा है आपकी पढ़ाई करने के लिए, राइट। तो इसको भी आप सही तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो 4 से 5 साल आराम से आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आप अपनी पीएचडी की जर्नी कर सकते हैं। इस पीरियड को आपने सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है, इस पीरियड में आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करें, ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सब जो आपका एक्सपीरियंस होगा, इससे न केवल आपकी जो आपकी पोर्टफोलियो है वो इनरिच होगा, सेकेंडली जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वहां शेयर कर सकते हैं। अगर अब आप बात करेंगे कि किसी बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ नेट क्लियर कर लिया है और वो अपीयर हो रहा है, तो उसके पास ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, राइट। तो व्हेन यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको इन सब चीजों की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टैब्लिश योर सेल्फ एज अ कॉम्पिटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए, और किसी भी चीज से भ्रमित मत होइए कि यूजीसी नेट करना यूजलेस है और नौकरी नहीं मिल रही है। तो यूजीसी नेट करने से तुरंत नौकरी नहीं मिलती है। यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद आपको पीएचडी के कोर्स में एडमिशन मिलती है, ताकि आप फर्दर स्टडी करके आप एलिजिबल हो जाएं फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ के अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने यूटिलिटी के हिसाब से उसे पॉजिटिव सेंस में लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लर्नर्स, फॉर यूजीसी नेट सेट जेआरएफ एग्जाम्स हमारे फाउंडेशन बैचेस होते हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल शुरुआती तौर से पढ़ाते हैं, समझाते हैं विद थ्योरी एंड एमसीक्यूज। तो बैच 3 इज अबाउट टू स्टार्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। सो यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड अगर आप भी क्लियर करना चाहते हैं जून 2025 का एग्जाम। लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। I hope you found this session to be informative and insightful. Do comment in the comments after the session gets over, and don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.